अगर ईवीएम से चुनाव हुआ और मोदी अगर ईवीएम से होगा तो मोदी जीत के आएगा, और मोदी जीत के आएगा उसके 1 साल बाद इस देश में कुछ बचेगा नहीं। आपको लिख के दे सकता हूं मैं। हर सूरत में 2024 में इस मोदी सरकार को, इस भाजपा सरकार को, इस मोदी को उखाड़ कर फेंकना है। राजनीति इनकी पूरी दफन कर देनी है इसी देश में, ताकि इनकी रूह भी निकल के बाहर ना आ सके साथियों। और अब इस सरकार ने, इस मोदी सरकार ने, जो अपने आप को मोदी कहता है, बाबा साहब का फॉलोअर है। बाबा साहब का फॉलोअर क्या है? बाबा साहब के पैर की जूती की बराबर में नहीं है ये। बचा कौन रहा है? मोदी बचा रहा है। बचा कौन रहा है? अमित शाह बचा रहा है। बचा कौन रहा है? शिक्षा मंत्री बचा रहा है। ये तो टटपुंजी इनकी क्या औकात है? कैसे आपके हक सुरक्षित रहेंगे? और नेता आपके पहले ही बिके हुए हैं, मुर्दे हैं वो, गुलाम है वो। जिस पार्टी के है उस पार्टी के बंधुआ मजदूर के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है उनका। उन्हें एक कानून इस देश में बना है, आर्थिक आधार पर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण। आर्थिक आधार पर संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। ये गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन है कि मान सम्मान से जीने के लिए, बराबरी से जीने के लिए एक व्यवस्था की गई है उस समाज के लिए जिस समाज को हजारों साल से दबाकर रखा गया, उसको बराबरी का अवसर देने के लिए इसकी व्यवस्था की गई है। तो आर्थिक आधार पर पूरी तरह से गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम। लेकिन जब वो संसद में पास हुआ कानून, जो बिल पास हुआ, उसके पक्ष में वोट देने वाले कौन थे? हमारे ही समाज के 131 एमपी SC ST के और बाकी OBC के वो लोग थे उनके पक्ष में देने वाले। नहीं तो वो विरोध करते। अगर वो विरोध करते तो किसी हालत में वो कानून नहीं बन सकता था। लेकिन अपने ही समाज की गर्दन कटवाने के लिए उन लोगों ने ये सारा काम किया। और इस समय कौन कौन शामिल है? केवल ये VC, रजिस्ट्रार, ये एक नहीं है, ऐसे लोगों की भीड़ है, चारों तरफ भीड़ है। मैं अगर आपको बताऊं, इससे आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आरक्षण है, संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। कहीं ये व्यवस्था नहीं है संविधान में। लेकिन 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, ये रोक किसने लगाई? ये सीमा किसने निश्चित की? सुप्रीम कोर्ट ने। जब संविधान में कोई चीज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कैसे उस व्यवस्था को कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। और हुआ कैसे? 22.5% यानी 15% SC का, 7.5% ST का, और इसके अलावा ये टोटल हो गया 22.5% और 27% OBC का। कुल मिला के हो गया 49.5%। यानी कि संविधान के विरोध में जाके देश की सबसे बड़ी अदालत ने, जिसका काम था न्याय देना, संविधान को लागू करना, उसी अदालत ने सवर्णों के लिए 50.5% यानी 50.5% आरक्षण पक्का कर लिया। और अब इस सरकार ने, इस मोदी सरकार ने, जो अपने आप को मोदी कहता है, बाबा साहब का फॉलोअर है। बाबा साहब का फॉलोअर क्या है? बाबा साहब के पैर की जूती की बराबर में नहीं है ये जो आदमी। और इसने, ये जो सरकार आई, इसी सरकार ने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण पक्का कर दिया। किसके लिए? सवर्णों के लिए। सवर्णों में कौन है? आप जानते हैं कौन कौन सवर्णों में आते हैं? सीधे सीधे मैं कहता हूं, ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, ये लोग सवर्णों में आते हैं। इनके लिए 10% वो कर लिया। तो आरक्षण कितना हो गया टोटल? 50.5% वो और 10% ये, 60.5%। और यही कोर्ट है, जब भी लगातार OBC के लिए आरक्षण बढ़ाने की बात आई, उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की बात आई, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन जब खुद सवर्णों को आरक्षण मिला तो सारी सीमाएं खत्म हो गई। और अब आपने देखा कि उसमें जो मुकदमा पड़ा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, आरक्षण जो दिया गया आर्थिक आधार पर वो बिल्कुल ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि देश की अदालतों में जब मनुवादी मानसिकता के लोग बैठे हुए हों, देश की सबसे बड़ी अदालत में, उसके नीचे हाई कोर्ट में, और फिर हर जगह उन्होंने अपना आदमी बैठा रखा है, तो आपको न्याय कहां से मिलेगा? कैसे आपके हक सुरक्षित रहेंगे? और नेता आपके पहले ही बिके हुए हैं, मुर्दे हैं वो, गुलाम है वो। जिस पार्टी के है उस पार्टी के बंधुआ मजदूर के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है उनका। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। मैं प्रोफेसर रतनलाल जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। हमारी लड़ाई चौतरफा है। एक वो लड़ाई है जो हमारे अपने नेता हैं, तथाकथित राजनेता हैं, उनको भी सबक सिखाना जरूरी है, और वो सबक हम सिखाएंगे निश्चित रूप से। और इसके अलावा साथियों, जो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो हमें सबसे बड़ा काम करना है, वो करना है समाज को जगाना। ये जो टटपुंजे नेता हैं, ये जो गुलाम लोग हैं, इनकी वजह से बदलाव नहीं आएगा। बदलाव अगर आएगा जब समाज बदलेगा, जब समाज खड़ा होगा, जब समाज जन आंदोलन करेगा, जब समाज लड़ने के लिए तैयार होगा, मरने के लिए तैयार होगा, तब जाके बदलाव आएगा। तभी बदलाव आता है, अन्यथा बदलाव आता नहीं है साथियों। हमें उस समाज को शिक्षित करना है, इसलिए हम लगातार बोलते हैं। और धन्यवाद सोशल मीडिया के साथियों का, ये हमारी आवाज लगातार जनता तक पहुंचा रहे हैं। ये जो मुकदमा चल रहा है, आपके सामने बता दी सारी चीजें कि FIR प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ कुछ भी नहीं है, 6 महीने की सजा भी उसमें नहीं है। बावजूद उसके उनका प्रमोशन रोका जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ FIR है। और इसके खिलाफ 467, जिसमें अगर सीधे कम से कम 10 साल की सजा है,
और इसके अलावा 468, 471 और साथ में 120 भी और SC/ST एक्ट, सारा सब कुछ लगा हुआ है। इतने बड़े संगीन अपराध होते हुए भी वो सीट पर बैठी है। तो निश्चित रूप से बचा कौन रहा है? मोदी बचा रहा है। बचा कौन रहा है? अमित शाह बचा रहा है। बचा कौन रहा है? शिक्षा मंत्री बचा रहा है। ये तो टटपुंजी, इनकी क्या औकात है? ये VC/PC क्या है? ये तो गुलाम है। इनको तो जहां ऊपर से संरक्षण मिला इसलिए आकर रहे हैं, अन्यथा इनकी कोई औकात नहीं है। तो इनको बचाने वाले, इनको रखने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए हमारी लड़ाई बड़ी है साथियों। सो मैं आप इसके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इस आंदोलन के मंच पर खड़ा होकर मैं समाज के उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा जो जहां भी हैं, इस आंदोलन में आइए। ये लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं है। अगर नौकरी ही लेनी होती तो जिन लोगों ने हटाया है, मुकदमा होने के बाद वो कितनी ही बार डॉक्टर रितु को ऑफर दे चुके हैं। आपको जिस जगह भी पोस्टिंग चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी में, जिस कॉलेज में, जहां आप पोस्टिंग चाहते हैं आपको पोस्टिंग मिलेगी। आपकी तनख्वाह भी ज्यादा होगी, जो सुविधाएं आपको चाहिए वो सारी मिलेंगी। आप ये मुकदमा वापस ले लीजिए। अगर नौकरी ही लेनी होती तो कब का लेकर बैठ गई होती, लेकिन नौकरी को लात मारी किस लिए? कि न्याय मिलना चाहिए। न्याय किसको? केवल डॉक्टर रितु को नहीं, न्याय उस समाज को जिसका वो हिस्सा है, उस समाज का जिसका अपमान किया गया है। और अगर राजधानी में, देश की राजधानी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर समाज को अपमानित किया जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति लोगों की रहेगी। कौन बोल सकता है? यहाँ वो हैं, हम लोग उनके साथ में हैं, वकीलों की पूरी टीम साथ में है, तो वो बोल पा रही हैं। जहां ऐसा नहीं है, आप जरा कल्पना कीजिए कि वहां क्या स्थिति रहेगी, वहां कैसे लोग जीते होंगे, किस तरह से उनके मान सम्मान को कुचला जाता रहा होगा। ये सारी चीजें लगातार चलती हैं साथियों। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो जितने भी लोग जहां भी हैं, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, प्रोफेसर रतनलाल जी की आवाज पहुंच रही है, डॉक्टर रितु की आवाज पहुंच रही है, राजेंद्र गौतम जी की आवाज पहुंच रही है, DC कपिल साहब की आवाज पहुंच रही है, और जितने भी साथी यहां बोल कर गए हैं, जितने भी साथी यहां आंदोलन में हैं, जो अपने अपने माध्यम से समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा उन सबसे निवेदन है, लोग आए, इस आंदोलन में आए। ये लड़ाई समाज की लड़ाई है साथियों। और अगर हम घरों में बैठे रहे तो हमारी हालत कितनी बुरी होगी आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी तो केवल संविधान को बदलने की बात हो रही है, जबकि संविधान की बहुत सी चीजें डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल जी ने आपको बता दिया बदली जा चुकी हैं, लगातार बदल रहे हैं वो सारी। ये 10% आरक्षण जो दिया गया, ये संविधान के विरोध में ही तो दिया गया है। क्या देश की सरकार जो संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में बात कही गई है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, सरकार ने की क्या कल्याणकारी राज्य की स्थापना? क्या होता है कल्याणकारी राज्य? कल्याणकारी राज्य होता है कि देश के सभी नागरिकों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, रोजी रोटी के साधन मिले, इसके अलावा उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उन्हें सुरक्षा मिले, महिलाओं की स्थिति बेहतर करने के लिए उन्हें हर तरह का प्रोटेक्शन मिले, उन्हें सुरक्षा मिले। ये सारी चीजें, मजदूरों को उनका हक मिले, किसानों को उनका हक मिले, ये सारी चीजें क्या सरकार ने की? नहीं की। और लगातार सरकार इन सब चीजों को खत्म करती जा रही है। मोदी को तो ध्यान भी नहीं है कि कभी उसने कहा था कि 2022 तक वो किसानों को याद दुगनी करेगा। कहां गया उसका वादा? याद है उसे क्या? 2022 तक दुगने की तो बात ही छोड़िए, आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें उनकी आय 35 से 40% कम हो गई। तो सरकार से हम उम्मीद करें? कोई सरकार नहीं करेगी। सरकार हमेशा जब करती है, जब सड़क पर आंदोलन होता है, देश के लोग खड़े हो जाते हैं और स्थिति बद से बदतर होती जाती है, तब सरकार खड़ी होती है, तब सरकार सोचती है। तो साथियों, मैं फिर से यही अपील करूंगा समाज के लोगों से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे वकील साथी, हम भी उनसे लगातार निवेदन करेंगे। जो रिटायर्ड लोग हैं, जो घरों में बैठे हैं, इसके अलावा सामाजिक संगठन हैं, सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक सोच वाले लोग हैं, ये सारे के सारे इस आंदोलन में तन मन धन हर तरह का सहयोग दें, क्योंकि एक का आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन हम सबका है, ये समाज की लड़ाई है। और समाज की लड़ाई अगर हम हार गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं। 2024 में जिस तरह की स्थिति चल रही है, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ और मोदी, अगर ईवीएम से होगा तो मोदी जीत के आएगा, और मोदी जीत के आएगा, उसके 1 साल बाद इस देश में कुछ बचेगा नहीं। आपको लिख के दे सकता हूं मैं। इसलिए हर काम हमें यह करना है कि हर सूरत में 2024 में इस मोदी सरकार को, इस भाजपा सरकार को, इस मोदी को उखाड़ कर फेंकना है। राजनीति इनकी पूरी दफन कर देनी है इसी देश में, ताकि इनकी रूह भी निकल के बाहर ना आ सके साथियों। तभी बचेगा समाज, तभी बचेगा देश, नहीं तो कुछ बचने वाला नहीं है साथियों। ये रणनीति हमें अपनानी पड़ेगी। रही अदालत की, हम लोग लगातार, हम हैं, महमूद पराचा भाई है, महमूद पराचा भाई का तो कुछ जवाब ही नहीं है। लगातार कहीं भी कुछ होता है वो आगे बढ़कर कदम बढ़ाते हैं और जितना भी हो सकता है मदद करते हैं, हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से यहाँ पे प्रोफेसर रतनलाल जी हैं और भी कुछ साथी हैं, लगातार इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। सब साथियों को मैं यही कहूंगा, उनकी बात सुने और इन साथियों के साथ में खड़े होकर इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। आपके आंदोलन से, आपके इकट्ठा होने से, आपकी ताकत से कितना डर लगता है, नजारा देखा आपने, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या।
आपने यही इसी समय देखा जिस समय प्रोफेसर रतनलाल बोल रहे थे। आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, आपने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना कि कितनी चिड़ उन्हें होती है, कितनी जलन उनको है कि वो हमारी बात भी लोगों तक पहुंचे, इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये है लगातार। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है और हमारा अगला कदम इसी के संदर्भ में पूरी मजबूती के साथ उठना चाहिए। साथियों, बाबा साहब तो अकेले थे उस जमाने में, अब तो हम बहुत लोग हैं। वो अकेले इतना कर गए। हम ईमानदारी से अगर चाहें तो पूरा पलट कर रख सकते हैं, इतिहास ही बदल सकते हैं, नया इतिहास बना सकते हैं। और हमारी तरफ आंखें दिखाने वाले, हमें दफन करने की कोशिश करने वाले, उन्हें हम इसी मिट्टी में दफन कर सकते हैं अगर हम इकट्ठे हो जाएं और मजबूती के साथ चलें। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आप सभी को एक बार फिर से मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल।